श्री चारण विकास परिषद राजस्थान चारण शक्ति वेबसाइट प्रायोजित आओ चारण को जाने चर्चा चारणों पे इस श्रृंखला के तहत मैं आज आप सबके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। इस फेसबुक के माध्यम से मेरे साथ जुड़े हुए देश विदेश से और कई प्रांतों से जुड़े हुए सभी भाई बहनों को मेरा आदर भरा जय माता जी। चारण शक्ति ग्रुप वेबसाइट और चारण विकास परिषद राजस्थान ये अच्छी श्रृंखला चला रहे हैं, जिससे ये होता है कि आज के जो यंग चारण है, यंग ब्लड है, उसको और चारणेतर जो समाज है उसको चारण की परंपरा, चारण की संस्कृति, उसका ख्याल आता है, उसके बारे में जानने का मौका मिलता है। मैं इन दोनों को तहे दिल से बधाई देता हूँ और आप सबका अभिवादन करता हूँ। आज का विषय है सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में चारण साहित्य विभाग और रतुदानजी रोहड़िया एक परिचय। मुझे ये कहते हुए आज आनंद हो रहा है कि आज हमारे गौरवान्वित झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की भी पुण्यतिथि है। उसकी मन्नू से लेके लक्ष्मीबाई तक की जो यात्रा है वो सराहनीय है, हम सबके लिए एक माइलस्टोन रूप भी है। साथ में मुझे ये भी कहते हुए आनंद हो रहा है कि चारण और क्षत्रिय और चारण और इतर समाज का जो परस्पर संबंध रहा है वो अद्भुत और अद्वितीय रहा। इसकी भी कुछ बातें हम आगे जाके करेंगे। महाराणा प्रताप जी के साथ जुड़े हुए सभी चारणों को हम याद करते हैं। विहड़ राबा, उनके साथ जुड़े हुए चारण और चाणेतर समाज को भी हम याद करते हैं। और चारण और चाणेतर समाज ने जहाँ पर भी, क्षत्रिय और क्षत्रियतर समाज ने जहाँ पर भी वीरता दिखाई है, वहाँ पर चारण एक कीर्ति स्तंभ के रूप में उसके साथ जुड़े हुए हैं। इस अनेक घटनाएं हमारे सामने आती है, हम देखते हैं। तो फिर हम चलते हैं अपने विषय की ओर। सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी और चारण साहित्य विभाग। सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी की स्थापना 23 मई 1967 को हुई थी। तब सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी के पहले कुलपति थे डॉलर राय माकड़ जी। टाइमर मुक कलाक थे मन के जाए। वो बहुत बड़े विद्वान थे, गुजराती साहित्य के और इतिहास के प्रकांड पंडित भी थे। एक बार कहीं इतिहास के किसी कार्यक्रम में डॉलर राय माकड़ जी ने बताया कि सौराष्ट्र के जो 4 बड़े राजवंश है, जाडेजा राजवंश, झाला राजवंश, चुड़ासमा राजवंश और गोहिल राजवंश, उनका इतिहास फिर से लिखना चाहिए। सब लोग कमेंट कर रहे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। राजेंद्र सिंह जी बारट, प्रकाश गढ़वी, योगेश भाई, सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। हिम्मत सिंह जी, उज्जवल जी। ये बात कही, फिर वो दूसरे दिन अखबार में आई। वो अखबार घूमते घूमते फिरते एक दिन कहीं और से धुनाना गांव के रतुदान जी रोहड़िया के हाथ में आया वो अखबार। मुझे लगता है सबको अच्छी तरह से आवाज़ सुनाई देती होगी, ठीक है। वो अखबार पढ़ के रतुदान जी ने पढ़ा कि सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी एक ऐसा कार्य करना चाहती है कि सौराष्ट्र के जो 4 बड़े राजवंश है उस पर फिर से इतिहास लिखना चाहिए। ये
पढ़ के रतुदान जी के माइंड में एक स्ट्राइक हुई और फिर उन्होंने सोचा कि ये इतिहास लिखना चाहिए तो सही बात है, लेकिन इतिहास का मूल्य पड़े तो इसके लिए अगर इतिहास के साथ चारण साहित्य को जोड़ा जाए तो इतिहास का मूल्य और भी बढ़ जाएगा। रतुदान जी ने एक संशोधन प्रकल्प तैयार किया कि किस तरह से चारणी साहित्य और इतिहास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनको अलग नहीं किया जा सकता। हाँ ठीक है, विधर्मियों ने या किसी ने भी उनको इतिहास के साथ इसको नहीं जोड़ा तो वो अलग बात है, लेकिन आजकल इतिहास के साथ चारण साहित्य को जोड़ते हैं तो उनका मूल्य बढ़ जाता है, ये सबको ख्याल आ गया है। तो रतुदान जी ने एक संशोधन प्रकल्प तैयार किया कि अगर आपको इतिहास लिखना है इन 4 राजवंशों का तो आपको इसके लिए चारण साहित्य की जरूरत पड़ेगी, और चारण साहित्य की जरूरत पड़ेगी तो आपको ये कार्य करना पड़ेगा। ऐसा एक बड़ा सा संशोधन प्रोजेक्ट लिख के बना के रतुदान जी ने वो पोस्ट कर दिया सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी पे। सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी राजकोट गुजरात में है। फिर समय बीतता गया, 4, 5, 6 महीने हो गए। एक दिन धुनाना गांव में एक मोटर कार आई। ये मैं बात कर रहा हूँ 1971 की, 1971 की। एक मोटर कार आई, उसमें से 2 सज्जन उतरे। दिखने से प्रभावी, उसके चेहरे से प्रभावी लग रहे थे और दिखने से एकदम सिंपल लिविंग लग रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें रतुभाई गढ़वी से मिलना है। तब रतुदान जी अपने पहचान रतुभाई गढ़वी से रखते थे। तो उन सज्जनों ने कहा हमें रतुभाई गढ़वी से मिलना है। गांव वालों ने बताया कि रतुभाई तो अभी खेत पे गए हुए हैं। तो उन दोनों सज्जनों ने कहा कि खेत कहाँ पर है। तभी रतुदान जी अपने खेत, जिसका नाम लक्ष्मीवाड़ी है, वो लक्ष्मीवाड़ी में खेती काम कर रहे थे, पानी चला रहे थे। वो दोनों सज्जन वहां पर गए। दूर से देखा तो एक व्यक्ति अपने खेत में पानी चला रहा था। दोनों सज्जन वहां जाके रुके, पीछे से आवाज लगाई कि मुरब्बी हमें रतुभाई गढ़वी से मिलना है, लेकिन कुछ रिप्लाई नहीं आया। फिर से आवाज लगाई मुरब्बी हमें रतुभाई गढ़वी से मिलना है, लेकिन हाय विडंबना, देखिए तो सही, जो 2 सज्जन थे उसमें से एक थे सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी के प्रथम कुलपति डॉलर राय माकड़, और दूसरे जो थे वो थे गुजरात के सुप्रसिद्ध कवि राजेंद्र शाह। वो रतुदान जी रोहड़िया को मिलने के लिए वहाँ पर पधारे थे। और जो खेत में पानी चला रहे थे, खेत में काम कर रहे थे, वो थे रतुदान जी रोहड़िया। इन दोनों सज्जनों को पता नहीं था कि ये रतुदान जी है, और रतुदान जी सुन नहीं पाते थे। उनको पता नहीं था कि पीछे से मुझे कोई आवाज़ लगा रहा है, और इन दोनों सज्जनों को पता नहीं था कि ये रतुभाई है और ये सुन नहीं पा रहे। बगल के खेत से हमारे एक चाचा पधारे और बोले कि बोलिए सज्जन आपको किससे मिलना है। तो उन्होंने कहा कि हमें रतुभाई गढ़वी से मिलना है। तो वो बोले कि यही रतुभाई गढ़वी है, लेकिन वो सुन नहीं पा रहे। रतुदान जी वहाँ पर खेत में काम कर रहे थे। ऊपर कोई कपड़ा नहीं था, पैंट पहना हुआ था और पैंट नीचे से मुड़ा हुआ था। हाथ में पावड़ा था जो पानी चला रहे थे। ये और दुबले पतले देह वाले थे। तो इन दोनों सज्जनों को आश्चर्य हुआ कि यही रतुभाई है, और ये भी सुन भी नहीं सकते ये। जी हाँ, यही रतुभाई है। फिर उनसे मिले, मुलाकात हुई, फिर तो बातचीत हुई, घर पे ले गए, बैठे, बातचीत हुई, और फिर ये डॉलर राय माकड़ और राजेंद्र शाह ने रतुभाई से ये संशोधन प्रकल्प किस तरह से काम कर सकता है
उस पर गहरी चर्चा की। वो दोनों सज्जन वहीं पर रात रुक गए धुनाना गांव में। रात को धुनाना गांव की बहू बेटियों ने बहुत अच्छे से वो रासड़ा लिए और उसका रिकॉर्डिंग भी राजेंद्र शाह ने उस समय किया था। राजेंद्र शाह तो दिग्गज कवि थे। उन्होंने कहा कि इतने टिपिकल रासड़े चारण समाज के सिवाय कहीं पे नहीं मिलते हैं। और रात को जो गांव के लोग थे उन्होंने भी चारणी साहित्य पे बड़ी बड़ी बातें की। फिर सब लोग सो गए। रात को डॉलर राय माकड़ और राजेंद्र शाह ने आपस में परामर्श की। सुबह जग के चाय नाश्ता किया और फिर रतुदान जी के पिता श्री बाणीदान जी रोहड़िया को बताया कि हम रतुदान जी को सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में ले जाना चाहते हैं और आज ही ले जाएंगे। बाणीदान जी ने कहा ठीक है, जिसे आपकी मर्जी। और रतुदान जी तैयार हो गए कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपके साथ चलता हूं। और वहीं से रतुदान जी को डॉलर राय माकड़ सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में ले आए। आज तक कहीं पे हमने ऐसा नहीं सुना है कि यूनिवर्सिटी के कुलपति किसी व्यक्ति को उसके वहाँ काम करने के लिए उसके गांव जाके उसको ले आए। आगे भी बताऊंगा क्या क्या। फिर वो कागजात के वो जो काम था वो सब हो गया और 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ। 11 महीने तक आप चारण साहित्य पे काम करेंगे। चारण साहित्य की जो हस्तप्रत है, पांडुलिपियां है, मैन्युस्क्रिप्ट है, उसको इकट्ठा करेंगे। ठीक है, चलिए। फिर काम चालू हो गया। डॉलर राय माकड़ के दिमाग में ऐसा था कि ये चारण साहित्य की हस्तप्रत कैसी होती है, उसमें क्या होता है, ये अभी तक उन्होंने कभी देखा नहीं था। फिर रतुदान जी गांव-गांव घूमने लगे, चारणों के घर जाके उनको विश्वास में लेके उनके पास जो अमूल्य हस्तप्रत थी, पांडुलिपियां थी चारण साहित्य की, वो बड़े बड़े पोटले में लेके आए, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में रखते थे। डॉलर राय माकड़ उस हस्तप्रतों को पढ़ते जाते थे और खुश होते थे कि वाह, चारण साहित्य कितना अच्छा है। उन्होंने कहा कि चारण साहित्य साहित्यों में श्रेष्ठ तो है ही, लेकिन साथ में ताकतवर भी है। फिर तो 1971 से लेके 1976-77 तक 11-11 महीनों का करार होता रहा और रतुदान जी चारण साहित्य की हस्तप्रतें इकट्ठे करने लगे। फिर लगा डॉलर राय माकड़ को कि ये काम 11-11 महीनों के कॉन्ट्रैक्ट से नहीं होगा, और उन्होंने गुजराती भाषा भवन में हस्तप्रत निरीक्षक की चारण साहित्य के लिए एक अलग से पोस्ट बनवाई और उसमें रतुदान जी रोहड़िया की पोस्टिंग की परमानेंटली। और रतुदान जी ने उसमें अपना काम शुरू कर दिया। रतुदान जी सुन नहीं सकते थे, बोल भी थोड़ा थोड़ा सकते थे, तो जाहिर है उनको दिक्कतें हुई होगी, वो भी आगे बात करेंगे। लेकिन रतुदान जी के साथ चारण साहित्य की जो हस्तप्रत है वो इकट्ठी करने के लिए दादूदान जी, प्रतापदान जी मिश्रण कविदाद, भगुभाई रोहड़िया कवि देव, बापूभाई गढ़वी वो भी अच्छे कवि, ये तीनों गुजरात के ख्यातनाम कवि, भगुभाई रोहड़िया रतुदान जी के छोटे भाई, प्रदीप भाई गढ़वी रतुदान जी के भतीजे, और डॉक्टर अंबादान जी रोहड़िया, ये सब जुड़े उनके साथ ये हस्तप्रतें इकट्ठी करने के लिए। पूरे भारतवर्ष में से रतुदान जी ने ये हस्तप्रतें मैन्युस्क्रिप्ट इकट्ठी की। ये जो मैंने नाम लिए ये सब जुड़ते गए और फिर अपना अपना काम जब हुआ, उनका नौकरी या जो भी काम था उसके साथ जुड़ गए, तो रतुदान जी के साथ से फिर अलग हो गए। लेकिन
आजीवन उनके साथ हस्तप्रत संशोधन में कोई रहा तो वो मैं था, तीर्थंकर, उनका बेटा। पूरे भारतवर्ष में रतुदान जी ने गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, जहाँ पर भी चारणों के गांव थे वहाँ जा जा के लोगों को विनंती करके ये सब चारण साहित्य की हस्तप्रत इकट्ठी की। और आज सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में मुझे ये कहते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि पूरे विश्व में कहीं पर भी नहीं है ऐसा अव्वल नंबर का चारण साहित्य का हस्तप्रत भंडार, आज सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में है। उसका श्रेय रतुदान जी रोहड़िया को जाता है। इस चारण साहित्य हस्तप्रत भंडार में 12,000 हस्तप्रतें हैं, 12,000 से भी अधिक मैन्युस्क्रिप्ट है, पांडुलिपियां है, और उसमें 22,000 से भी अधिक कृतियां हैं चारण सर्जकों की और कुछ चारणेतर सर्जकों की भी, जो चारण समाज और चारणेतर समाज के लिए गौरव लेने वाली बात है। हाँ, पांडुलिपियों का भंडार कहीं पर और है, जैन साहित्य का होगा या और कोई भी साहित्य का होगा, लेकिन चारण साहित्य का इतना बड़ा भंडार मेरे ख्याल में अभी तक कहीं पर नहीं है। इतने बड़े चारण साहित्य के भंडार से कई लोग लाभान्वित हुए हैं, कई प्रोफेसर, कई संशोधक और मेरे जैसे कई विद्यार्थी जिन्होंने पीएचडी और एमफिल की है। सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी का जो चारण साहित्य भंडार है वो गुजराती भाषा भवन के तहत आता है, और रतुदान जी हस्तप्रत निरीक्षक थे, वो भी गुजराती भाषा भवन के एचओडी के तहत रहते थे। तो ये स्वाभाविक है कि गुजराती भाषा भवन के जो भी ये एचओडी थे उनके साथ काम करने का मौका मिला रतुदान जी को, रतुदान जी के साथ काम करने का मौका मिला इन सभी एचओडी को, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट गुजराती भवन के। सबसे पहले ईश्वरलाल दवे उसके हेड थे, जब यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई तब से ईश्वरलाल दवे उसके हेड थे। तो ईश्वरलाल दवे ने भी चारण साहित्य पे अपनी कुछ पुस्तकें प्रकाशित की है, मैं उसका नाम लेता हूँ। चारण साहित्य प्रदीप भाग 1 जो रतुदान जी के सहयोग से इन्होंने प्रकाशित की उनके साथ मिलकर, इसमें जो सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में चारणी साहित्य की जो पांडुलिपियां है उनकी सूची है कि कौन कौन सी है, क्या क्या है, उनके सर्जक कौन है, किस साल की है, ये सब। और दूसरी पुस्तक जो ईश्वरलाल दवे ने प्रकाशित की वो लांगीदास मेहड़ुकृत ओखाहरण, जो भी रतुदान जी रोहड़िया के सहयोग से प्रकाशित की हुई थी। फिर उसके बाद आए गुजराती के विद्वान पुष्कर चंद्रवाकर जी एचओडी के रूप में। उन्होंने भी वो लोक साहित्य के बड़े विद्वान थे और चारण साहित्य में रुचि रखने वाले थे। उन्होंने भी चारण साहित्य की कुछ पुस्तकें प्रकाशित की। एक थी सायाजी जुलाकृत अंगदविष्टि और दूसरी थी असाजी रोहड़िया कृत कुंडोड़िया जसराज हरथोड़ारी। ये दोनों पुस्तकें चारण साहित्य की है और इसमें इसके जो प्रस्तावना है उसमें पुष्कर चंद्रवाकर जी ने लिखा है कि इसमें मुझे पूरा सहयोग रतुदान जी रोहड़िया का मिला है। एक प्रोजेक्ट करना चाहते थे पुष्कर चंद्रवाकर जी, सौराष्ट्र और सौराष्ट्र के चारण और उनका चारण साहित्य, लेकिन रतुदान जी के पास समय न होने की वजह से ये काम अधूरा ही रह गया। फिर उसके बाद गुजराती भवन के एचओडी के रूप में पधारे गुजराती भाषा विज्ञान के बहुत बड़े विद्वान प्रभाशंकर थेरैया साहब। उन्होंने भी चारण साहित्य के कुछ पुस्तकों में अपना योगदान दिया। एक थी सुअर सावजरी बात जो रतुदान जी रोहड़िया के साथ
के सहयोग से प्रकाशित हुई, और दूसरी थी रणमल मोतीसर कृत लिंबड़ी जमाड़, वो भी रतुदान जी रोहड़िया के सहयोग से ही उन्होंने प्रकाशित की थी। उसके बाद डॉक्टर बळवंत जानी गुजराती भाषा भवन के हेड के रूप में पधारे। वो मल्टी डायनेमिक पर्सन थे, अभी रिटायर है, विद्यमान है। वो भी पहले रतुदान जी के साथ चारण साहित्य हस्तप्रत जो संशोधन है उसके साथ जुड़े थे। फिर वो बढ़ते बढ़ते HOD के रूप में गुजराती भाषा भवन में नियुक्त हुए थे। उन्होंने बहुत बड़ा कार्य ये किया कि पहले तो उन्होंने 100 से ज़्यादातर अलग अलग सेमिनार में चारण साहित्य विषयक अपने व्याख्यान दिए। दूसरा, अंबादान जी रोहड़िया के साथ मिलकर डॉक्टर बळवंत जानी ने सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा कोर्स इन चारणी साहित्य ऐसा एक कोर्स स्टार्ट किया, जिसका पहली बेंच का विद्यार्थी मैं था, और कई सालों तक ये चला। फिर विद्यार्थी ना मिलने की वजह से ये बंद हो गया, और ये चारण साहित्य है वो उसके बाद MA में एक पेपर के रूप में पढ़ाया जाने लगा है। आज मुझे ये कहते हुए हर्ष हो रहा है कि आज गुजरात में सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी राजकोट में और भक्त कवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी जूनागढ़ में चारण साहित्य MA के अंदर एक पेपर के रूप में पढ़ाया जाता है। जूनागढ़ भक्त कवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी में MA के एक पेपर में जो चारण साहित्य पढ़ाया जाता है उसमें संशोधक संपादक पढ़ाए जाते हैं। 4 संशोधक संपादक पढ़ाया जाता है। एक रतुदान जी रोहड़िया, दूसरे शिवदान जी गढ़वी, तीसरे अंबादान जी रोहड़िया और चौथे लक्ष्मण भाई लीला। सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में चारण साहित्य का जो पेपर पढ़ाया जाता है वो है चारण साहित्य संज्ञा और स्वरूप, और लांगीदासी मेड़ुकृत रतुदान जी रोहड़िया द्वारा प्रकाशित ओखाहर। तो ये श्रेय भी हम डॉक्टर बलवंत जानी और डॉक्टर अंबादान जी रोहड़िया को दे सकते हैं कि इन्होंने ये स्टार्ट करवाया। डॉक्टर बलवंत जानी ने भी कुछ पुस्तकें चारण साहित्य की प्रकाशित की है। उसकी सूची इस तरह से है: मावल वरसड़ा कृत विप्र वोड़ावर जो चाणी सुदामा चरित्र है। मेरे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं PhD के भावेश प्रजापति, और ये सब मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। सोहनदान जी गढ़वी, नारायणदान जी तालेसर, सबका मैं अभिवादन करता हूँ। साथ में देख रहा हूँ ये कमेंट्स। फिर उनकी दूसरी पुस्तक प्रकाशित हुई करसनदास बालियाकृत कृष्ण भक्ति कविता। तीसरी पुस्तक उनकी प्रकाशित हुई स्वर्ग भुलाऊ सामरा पालरोभा पालिया कृत, उनके दोहे जो डॉक्टर अंबादान जी के साथ मिलकर प्रकाशित की। फिर उनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई चारण साहित्य प्रदीप भाग 2। इसमें भी चारण साहित्य की जो पांडुलिपियाँ है, नारायण सिंह जी तालेसर का स्वागत मैं अभिवादन करता हूँ। चारण साहित्य प्रदीप भाग 2 में भी जो पांडुलिपियाँ है उनकी सूची है, वो रतुदान जी के सहयोग से प्रकाशित हुई है। फिर चारणी 12 कविता, फूल वरसड़ा कृत वखत बुलंद जो रतुदान जी रोहड़िया और तीर्थंकर रोहड़िया के सहयोग से प्रकाशित की है। इतिहास मूलक चारणी कविता, गुजरात चारणी साहित्य विमर्श और चारणी साहित्य मंथन, ये पुस्तकें डॉक्टर बळवंत जानी ने चारणी साहित्य की हमें भेंट दी हुई है। ये चारण साहित्य के भंडार के वजह से। चारण साहित्य का बीज जो रतुदान जी ने बोया था वो पेड़ हुआ, तब रतुदान जी रिटायर हो गए, और उस पेड़ को एक बड़ा सा वट वृक्ष करने का कार्य और उस वट वृक्ष की शाखा और प्रशाखा को प्रचार और प्रसार करने का कार्य किसी ने किया हो तो वो है डॉक्टर अंबादान जी रोहड़िया ने। बहुत अच्छी तरह से ये कार्य किया है। इसमें अंबादान जी ने 50 से अधिक पुस्तकें लिखी है, उसमें से 35 से अधिक तो चारण साहित्य की है।
50 से अधिक एमफिल और पीएचडी के स्टूडेंट ने चारण साहित्य पे पीएचडी और एमफिल किया है मेरे जैसे अनेक विद्यार्थियों ने। तो मैं उनके बारे में आपको बताऊं, अंबादान जी ने जो भी चारण साहित्य की पुस्तकें प्रकाशित, उन्होंने 4 तो रिसर्च प्रोजेक्ट किए हुए हैं। एक है पालरव भा के दोहे, दूसरे है कानदास मेहड़ू का साहित्य एक विवेचनात्मक अभ्यास, तीसरा है गोदड़ मेहड़ू और उसका साहित्य, और चौथा है भारत के स्वातंत्र्य संग्राम में चारण सर्जकों का प्रदान। ये चार अंबादान जी ने रिसर्च प्रोजेक्ट यूजीसी के द्वारा किए हुए हैं। अब अंबादान जी ने जो चारण साहित्य के ग्रंथ भंडार से जो पुस्तक प्रकाशित किए पांडुलिपियों के स्रोत से, वो है चारणी साहित्य विमर्श, काग आई महात्म्य, चारणी साहित्य संदर्भ, साहित्याभिमुख, जालंधर पुराण भाग 1 और 2 हरदास मिश्रणकृत, अवगाहन, अस्मिता और अनुसंधान, साहित्य के सीमाड़े से, शब्दोपासना, कवि काग स्मृति विशेषांक, वाणी तो अमृतवदा, संसप्तक, भृंगी पुराण, चारण कवि चरित्र, सोपान, चारणी साहित्य विभिन्न परिप्रेक्ष्य में, ये हिंदी में लिखा हुआ है, चारणी साहित्य वारसो और वैभव, ये चारणी साहित्य सर्जन और भावन, चारणी साहित्य पूजा और परीक्षा, शब्दायन। इसमें एक लेख बहुत महत्व का है कि गुजरात में जो चारण साहित्य की प्रकाशित पुस्तकें हैं उनकी सूची दी हुई है। चारणी साहित्य और लोक साहित्य, चारणी साहित्य विविध संदर्भ है, ये उन अकेले ने ये पुस्तकें प्रकाशित की, और किसी और के साथ जो पुस्तकें प्रकाशित की उनके जो नाम है वो इस तरह से: आसाजी रोहड़िया, लांगीदास मेहड़ूकृत सतस्मरण, सायजी झूलाकृत रुक्मिणी हरण, चारण सर्जक परिचय, हरदास मिश्रणकृत सभा पर्व, पालरव पालियाकृत स्वर्ग बुलाऊ सामड़ा, हरिरस हिंदी में, गुण निंदा स्तुति हिंदी में, हाला झालारा कुंडड़िया हिंदी में, चारण साहित्य जालंधर पुराण हिंदी में, और गुजरात सरकार के द्वारा जो राजभाषा नामक सामयिक चलाया जाता है उसका चारण साहित्य विशेषांक भी अंबादान जी ने प्रकाशित किया है। अंबादान जी के अंडर में जिन जिन विद्यार्थियों ने चारण साहित्य पे पीएचडी किया है उनके नाम इस तरह से है: प्राध्यापक नवघण भाई ओडेदरा ने पिंगरसी भाई गढ़वी एक अध्ययन पे काम किया है, रक्षाबेन वैष्णव ने मध्यकालीन गुजराती और चारणी आख्यान तुलनात्मक अभ्यास इस पर काम किया हुआ है, प्राध्यापक तीर्थंकर रोहड़िया ने गोदड़ मेहड़ू एक अध्ययन पे काम किया हुआ है, प्राध्यापक गीताबेन गढ़वी ने लांगीदास मेहड़ू एक अध्ययन पे काम किया हुआ है, प्राध्यापक BR खाचरिया ने रुक्मिणी हरण आख्यान एक तुलनात्मक अभ्यास पे काम किया हुआ है, प्राध्यापक बलराम चावड़ा ने वजमाल मेहड़ू एक अध्ययन पे काम किया हुआ है, प्राध्यापक अमरीश त्रिवेदी ने स्वामीनारायण संप्रदाय के चारण संतों का साहित्यिक प्रदान एक अध्ययन पे काम किया हुआ है, प्राध्यापक चेतनाबेन पानेरी ने जालंधर पुराण आख्यान एक तुलनात्मक अभ्यास पे काम किया हुआ है, प्राध्यापक दर्शनाबेन जानी ने चारणी साहित्य में शिव का निरूपण एक अध्ययन पे काम किया हुआ है, गढ़वी किशोरदान ने नरहरदास जी बारट एक अध्ययन पे काम किया हुआ है, भट्ट नीलेश ने पिंगरसी नरेला के साहित्य का विवेचनात्मक अभ्यास पर काम किया हुआ है, सिडनी से भरतदान गढ़वी जुड़े हुए हैं, उसका स्वागत है, कणझारिया रवि ने सुरेंद्रनगर जिले के जो चारण कवि है उस पर काम किया हुआ है, परासरा अफसाना ने कानदास मेहड़ू एक अध्ययन पे काम किया हुआ है, सांजवा प्रवीण ने हमीरजी रत्न एक अध्ययन पे काम किया हुआ है, सोनेजी राधिका ने रतुदान रोहड़िया एक अध्ययन पे अभी रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, और भुआ निराली ने चारणी कथा और कथन शैली विषय पर पीएचडी के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। ये जो मैंने नाम बोले ये सब पीएचडी करने वाले विद्यार्थियों के नाम थे जिन्होंने चारण साहित्य पे काम किया है।
अब जिन्होंने अंबादान जी के अंडर में एमफिल में काम किया है उनका लिस्ट हम देखें तो जोबन पुत्रा सुषमा ने प्रेमानंद कृत सुदामा चरित्र और मावल वरसड़ा कृत विप्र वोड़ावड़ एक तुलनात्मक अभ्यास पर काम किया हुआ है। पिठिया रमेश ने प्रेमानंद कृत ओखाहरण और लांगीदास मेहड़ू कृत ओखाहरण एक तुलनात्मक अभ्यास पे काम किया हुआ है। झमरिया नाथालाल ने विष्णुदास कृत सभा पर्व और हरदास मिश्रण कृत सभा पर्व एक तुलनात्मक अभ्यास पर काम किया हुआ है। आगठ भरत ने शंकरदान देथा का चारणी साहित्य क्षेत्र प्रदान इस पर काम किया हुआ है। ओडेद्रा रेखा ने पालरोभा पालिया व्यक्तित्व और वांग्मय पे काम किया हुआ है। पृथ्वीराज सिंह गोहिल ने गोहिल राजवंश विषय कविता एक अध्ययन में काम किया हुआ है। जानी विपुल ने सामरकृत अंगद विष्टि और सायाजी झूलाकृत अंगद विष्टि एक तुलनात्मक अभ्यास में काम किया हुआ है। पालाभाई वाधेड़ ने नाकरकृत ओखाहरण और लांगीदास मेहड़ूकृत ओखाहरण का तुलनात्मक अभ्यास किया हुआ है। जड़ू जयेश उन्होंने आशाजी रोहड़िया पे एक अध्ययन ऐसा काम किया हुआ है। पटेल धर्मिष्ठा ने शिवदान गढ़वी एक अध्ययन पे काम किया हुआ है। भट्ट नीलेश ने पिंगल सिंह नरेला पे एमफिल भी किया है और पीएचडी भी किया है। मांडणका मीनाक्षी ने उर्मी नवरचना जो हमारे यहाँ का एक सामायिक था उसमें प्रकाशित चारण साहित्य एक अभ्यास पे काम किया हुआ है। कानाणी हर्षा ने हरदास मिश्रण कृत भृंगी पुराण और भालन कृत शिव भिलड़ी संवाद उसमें एक तुलनात्मक अध्ययन किया हुआ है। घेटिया कल्पना ने लांगीदास मेड़कृत एकादशी महात्म्य अनुवाद और उसका अभ्यास पे काम किया हुआ है। टाक प्रवीण सिंह ने गुजराती और चारणी साहित्य में नागदमन कथानक का विनियोग इस पर काम किया हुआ है। शैलेश पटेल ने कवि मेकरण भाई लीला एक अभ्यास पर काम किया हुआ है। डांगर भारती ने चारणी परंपराओं के मरसिया उस पर काम किया हुआ है। भारती सोनल ने चारणी साहित्य के दुहे में ऐतिहासिक संदर्भ पर काम किया हुआ है। धवल मिठापरा ने गुजराती साहित्य सामायिक में जो प्रकाशित चारण साहित्य उस पर काम किया हुआ है। डांगर सोनल ने चारणी साहित्य में नारी निरूपण इस पर काम किया हुआ है। कलोला दक्षा ने घेला खड़िया कृत दुदा हडारी बिया खरी इस पर काम किया हुआ है। पराशरा अफसाना ने जीवन रोहड़िया कृत गजेंद्र मोक्ष इस पर काम किया हुआ है। मसूरा मटू बहन ने कांदास मेड़ूकृत जेतसी चौहान ऐतिहासिक ग्रंथ इस पर काम किया हुआ है। तृप्ति मेरजा ने नाकर कृत करणाख्यान और गणेशपुरी कृत वीर विनोद पर एक तुलनात्मक अभ्यास पर काम किया हुआ है। इस तरह से कई लोगों ने एमफिल में काम किया हुआ है। और गुर्जर अंकिता ने ईसुभाई गढ़वी एक अध्ययन पे काम किया। सोनेजी राधिका उन्होंने सायाजी झूलाकृत नागदमन अनुवाद और अभ्यास पर काम किया हुआ है। गामित भावेश ने भरत भाई कवि एक अध्ययन पे काम किया है। राठौड़ नेहा ने तखतदान रोहड़िया दान अलगारी एक अध्ययन पे काम किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि डॉक्टर अंबादान जी के अंडर में और डॉक्टर अंबादान जी के द्वारा चारण साहित्य पे कितना बड़ा काम हुआ है। उसके बाद चारण साहित्य पे थोड़ा सा योगदान मेरा भी रहा है। मैंने ईश्वरदास जी रोहड़िया कृत हाला झालारा कुंडड़िया पुस्तक प्रकाशित की हुई है। इस हस्तप्रत भंडार के स्रोत से चारणी साहित्य में चरोतर के पाटीदार, आनंद डिस्ट्रिक्ट के आसपास का जो विस्तार है वो चरोतर कहलाता है। वहाँ के जो पाटीदार है उनकी जो कविताएं हैं वो चारण साहित्य में थी, वो मैंने रतुदान जी रोहड़िया के साथ मिलके प्रकाशित की हुई है। देवयान ईश्वरदास जी महाराज कृत, ये भी रतुदान जी रोहड़िया के सहयोग से प्रकाशित की हुई है। निंदा स्तुति ईश्वरदास जी महाराज कृत, ये भी मैंने रतुदान जी रोहड़िया के साथ मिलकर प्रकाशित की हुई है। चारण चितारे, चारण के अन्य अलग अलग कवियों ने जो जुदे अलग अलग राजवंश के जो लोग थे उन पर उनके जो दोहे वगैरह बनाए हुए हैं उन पर मैंने एक पुस्तक प्रकाशित की हुई है।
ईश्वरदास जी महाराज के जो छुटक अलग अलग छोटे छोटे कविता या दोहे सब थे, वो सब मिला के मैंने पाणबंद ईश्वर पुणे नामक एक पुस्तक प्रकाशित की हुई है। और फूल वरसड़ा कृत वखत बुलंद, ये पुस्तक मैंने रतोदान जी रोहड़िया और डॉक्टर बड़वंत जानी के साथ मिलकर प्रकाशित की हुई है। ये सब कार्य था सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी का, और सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में जो चारण साहित्य भंडार है उसका। जब सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी का नाम आएगा तो साथ में चारणी साहित्य भंडार का भी नाम आएगा, और चारण साहित्य भंडार का नाम आएगा तो जरूर रतोदान जी रोहड़िया का नाम आएगा आएगा और आएगा। रतोदान जी रोहड़िया और सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी एक दूसरे के साथ अविनाभावी रूप से जुड़े हुए हैं। अब मैं रतोदान जी रोहड़िया के बारे में आपको बताता हूं। रतोदान जी रोहड़िया ईश्वरदास जी महाराज के बड़े बेटे जागा जी, उनके बेटे धुना जी, जो कच्छ के और हड़वद के युद्ध में कच्छ की ओर से लड़ते लड़ते काम आ गए थे, शहीद हो गए थे। तब द्रोण राज्य ने धुना जी के वंशजों को एक गांव दिया पड़द्री तहसील में। उस गांव का नाम उसके वंशजों ने धुनाना गांव रखा। धुना जी को मिला हुआ गांव, यानी कि धुना का गांव। हमारे एक चाचा है ईश्वरदान जी रोहड़िया, हमारे यहाँ धुनाना गांव में सब ज़्यादातर लोग ईश्वरानी लिखवाते हैं। उन्होंने एक दोहा कहा, और ये हमारे यहाँ प्रसिद्ध भी है कि सौराष्ट्र का क्या क्या प्रसिद्ध है। तो ये दोहा इस तरह से, 5 पहाड़ 9 नदिया, चौथू द्वारिका धाम, 12 में ज्योतिर्लिंग, 12 में 2 ज्योतिर्लिंग, और गुणियल धुनानु गांव। ऐसे ये दोहा भी हमारे यहाँ प्रचलित है धुनाना गांव के बारे में। तो धुनाना गांव के ये जो धुना जी के वंशज है, उसमें मैं थोड़ी सी और बात करूं तो हेमू गढ़वी, कौन उनसे अनजान है। वो धुनाना गांव के जमाई भी है और धुनाना गांव के भांजे भी है। वो धुनाना गांव उनका ननिहाल है। कविदाद, उनसे कौन अनजान है, वो उनका भी ननिहाल धुनाना गांव है। हेमू गढ़वी ने अपने 3 मामा पथुदान जी, करणीदान जी और शंभुदान जी के साथ मिलकर एक नाटक कंपनी बनाई थी, शक्ति प्रभाव नाट्य कला मंदिर। बहुत बड़ी ये नाटक कंपनी थी, और ये चारों मामा और भांजे मिलकर ये नाटक में अपना रोल प्रस्तुत करते थे। पथुदान जी के बारे में कहा जाता है कि वो रंगभूमि के बहुत ही अच्छे कलाकार थे। वो नल और दमयंती की जो कथा है उसमें नल का पात्र बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत करते थे, और सुदामा का पात्र भी अच्छी तरह से प्रस्तुत करते, इसीलिए नल और सुदामा के पात्र में वो बहुत प्रख्यात हुए। शंभुदान जी जो थे वो गुजरात के एकलौते ऐसे कलाकार थे कि जो अपने शरीर में जुदी अलग अलग जगह पे 26 मंजीरे होते हैं ना, बजाते हैं भजन में। वो 26 मंजीरे यहाँ पर हाथ में, पैर में, कमर में, ऐसे अलग अलग 26 मंजीरे बांध के बजाते थे, और पूरे गुजरात में ऐसा कोई कलाकार नहीं था। इतने अच्छे कलाकार थे शंभुदान जी और करणीदान जी, क्या बात कहूँ उसकी। बहुत अच्छे कलाकार, उम्दा कलाकार थे रंगमंच के। पृथ्वीराज कपूर के साथ जो नायिका के रूप में काम करती थी मिस मोतीबाई, वो मिस मोतीबाई पृथ्वीराज कपूर जी के कहने पर, पृथ्वीराज कपूर जी ने करणीदान जी की कला की सराहना सुनी थी, तो उन्होंने मिस मोतीबाई को कहा कि आप धुनाना गांव जाइए। गौरव लेने वाली बात तो ये है कि पृथ्वीराज कपूर भी धुनाना गांव का नाम लेते हैं। आप धुनाना गांव जाइए और वहाँ कोई करणीदान जी गढ़वी है, उसको ले आइए।
मुंबई से मिस मोतीबाई जो पृथ्वीराज कपूर की नायिका बनती थी वो दुनाना गांव आई और करणीदान जी को विनंती की कि आप हमारे साथ चलिए। वो दुनाना गांव 2 दिन रुकी, उनके साथ उनके 2 छोटे भाई आए थे तो वो भी वहाँ पर रुके थे। और फिर करणीदान जी उनके साथ माया नगरी मुंबई में चले गए, लेकिन 1 साल रह के उसको वहाँ पर जचा नहीं, वापिस आ गए। ऐसे ही हमारे गौरव लेने वाले व्यक्तित्व एक और है, वो है रवादान जी। रवादान जी के बारे में हमारे यहाँ कहा जाता है कि वो चारणिया गांधी। चारणिया गांधी इसलिए कि जब देश आज़ाद हुआ कि जो खेड़ू लोग थे वो जो जमीन बोते थे तो उनकी हो जाती थी। ये एक रूल्स आया था कि जो जमीन बोते होंगे वो जमीन उसकी, खेड़े यानी जमीन गुजराती में कहते हैं, ये नियम आया था। तब रवा बापू ने दुनाना गांव की 1300 बीघा जमीन में से 1 भी बीघा जमीन जाने नहीं दी थी, इसीलिए उनको चारणिया गांधी बोलते हैं। ये उनका उपनाम मिला था, उनको उपाधि मिली थी। उनके एक बेटे शिवदान जी पूरे हालार चौबीसी में, जो ये हालार प्रांत है जामनगर डिस्ट्रिक्ट, तब तो द्वारका और सब ये जामनगर डिस्ट्रिक्ट में आता था, तो हालार चौबीसी में ये पहले 10वीं पास मैट्रिक पास चारण थे शिवदान जी। गुजरात के ख्यातनाम कथा वार्ताकार कहानीकार मुकुंदराय पाराशर्य के वो बहुत अच्छे मित्र थे और मुकुंदराय पाराशर्य ने अपनी सत्य कथा नामक पुस्तक में शिवदान जी का उल्लेख भी किया हुआ है। एक ऐसा ही व्यक्तित्व था शंकरदान जी रोहड़िया, जो द्रोड़ राज्य के राजकवि थे। उनके 3 बेटे, छगनभाई रोहड़िया। छगनभाई रोहड़िया शादी हुई और शादी के बाद मुंबई की माया नगरी को उनका आकर्षण हुआ और मुंबई चले गए और उस माया नगरी में खो गए। दूसरे बेटे थे कृष्णदान जी रोहड़िया, बहुत अच्छे कवि थे। हम पूरा गांव उसको भा दादा बोलते हैं। बहुत अच्छे कवि थे और बड़ा भीड़ आदमी जिसको बोलते हैं ऐसा आदमी थे, और आसपास के सभी गांवों में उनका होल्ट था। और कहीं पर भी न्याय करना होता तो कृष्णदान जी को बुलाया जाता था कि आप पधारे और हमारा न्याय कीजिए। ऐसे बहुत उच्च गजे के आदमी थे ये। और बड़े बेटे थे बाणीदान जी रोहड़िया। बाणीदान जी रोहड़िया बहुत अच्छे कवि थे। उसका श्रेष्ठ कार्य ये है कि बाणीदान बापू ने, जो मेरे दादा बापू लगते हैं, बाणीदान जी रोहड़िया ने अवतार चरित्र का भावार्थ किया और भावार्थ के 12 से 15 पुस्तकें ऐसी मेरे यहाँ पर पड़ी हुई है। और नाथ संप्रदाय के कुछ भजन भी लिखे। उस बाणीदान जी के वहाँ 4 बेटे हुए। सबसे बड़े बेटे रतुदान जी रोहड़िया। रतुदान जी रोहड़िया की माता का नाम था कुंवरबा। फिर दूसरे बेटे जेठीदान जी, जो रेलवे में नौकरी करते थे। उसके बेटे प्रदीप भाई गढ़वी, जो आज के बहुत जाने माने कलाकार और कवि भी है, और उसकी एक स्तुति मोरारी बापू अपनी राम कथा में हर जगह पे गाते हैं, शिव ने भजो जीव दिन रात, शिव ने भजो जीव दिन रात। प्रदीप भाई गढ़वी ये जेठीदान जी के बेटे और जेठीदान जी रतुदान जी के छोटे भाई। सबसे बड़े रतुदान जी, फिर जेठीदान जी, उसके बाद फिर भगुभाई रोहड़िया। भगुभाई रोहड़िया भी बहुत ही गजब के कवि। उसका
उसके जो प्रभातिया है वो आज भी कलाकार लोक डायरा यहाँ पर होता है उसमें गाते हैं और उसके भजन भी गाते हैं। लेकिन उसका एक ही फेमस, अगर कोई उसकी एक बड़ी पहचान हो तो वो है उसका एक भजन, राणा जी ने के जो फरी झेर मोकले, झेर ने जीरवा जीवन आवश्य। ये भजन भगुभाई रोहड़िया ने लिखा हुआ है, कवि देव उसके बेटे डोलरदान रोहड़िया जो इसरानी भी लिखवाते हैं, वो भी बहुत अच्छे कवि हैं और सूरत में मामलतदार है। प्रदीप भाई फॉरेस्ट ऑफिसर थे, वो रिटायर हुए हैं। और बाणीदान जी के चौथे बेटे तखतदान जी रोहड़िया जो संघर्ष की मिसाल बनके हमारे पूरे तोनाना गांव में एक माइलस्टोन रूप है। वो अभी कुछ ही समय पहले चल बसे। उन्होंने अपने 2 बेटियां और एक बेटे को क्लास 1 ऑफिसर बनाया, जो बहुत ही सराहनीय बात है। अब मैं आता हूँ रतुदान जी रोहड़िया की बात। रतुदान जी रोहड़िया का जन्म 19 दिसंबर 1928 को हुआ था। अपने मौसा, अपने ननिहाल सुमरीश, उनका ननिहाल था सिंधायच में, सुमरी में, और उनके नाना बापू का नाम था जेताबाई सिंधायच। वो अच्छे कवि थे। रतुदान जी का जब जन्म हुआ तब वहाँ से कुछ साधु गुजर रहे थे, तो जेता भाई ने एक, वो भला आदमी था, तो उन्होंने साधु को आतिथ्य सत्कार किया और साधु को वहाँ पर खाना खिलाया। फिर पूछा कि मेरी बेटी कुंवरबा के वहाँ एक बेटा हुआ है, इसका अगर आप कुछ देख सकते हैं तो बताइए। उस साधु ने बताया, हाथ देख के, उसका चेहरा देख के, या जो भी कुछ देखा होगा वो देख के बताया कि ये लड़का आगे जाके या तो बड़ा तपस्वी साधु बनेगा या बड़ा साहित्यकार बनेगा। फिर तो बात चली धीरे धीरे। मेरे दादा बापू बाणीदान जी बापू वो पुलिस पटेल थे, 4-5 गांव के वो पुलिस अमलदार थे। वो ट्रांसफर होती रहती थी। तो ये जो चारों भाई है वो अलग अलग जगह पे पढ़ाई करते रहते थे। रतुदान जी ने 2 कक्षा तक पढ़ाई की, झाड़िया देवानी गांव है जो द्रोल तहसील में आता है, वहाँ पर। फिर एक दिन कुदरत उस पर रूठ गई। रतुदान जी को बुखार आया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन वो बुखार बढ़ता ही चला गया। फिर पता चला ये बुखार सामान्य बुखार नहीं है, ये टाइफाइड है। 8-10 दिन के बाद वो अच्छे हुए, लेकिन विधाता ने उनके साथ एक खेल खेला। आनंद कुमार गढ़वी ने लिखा है कि आज मुझे मेरे चारों बापू याद आ गए। विधाता ने उसके साथ एक खेल खेला। क्या किया? टाइफाइड में रतुदान जी की बोलने की शक्ति और सुनने की शक्ति चली गई। रतुदान जी सुन्न हो गए। क्या करें, 10 साल की उम्र में ये हो गया। आप एहसास कर सकते हैं क्या कि अगर आप सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, देख सकते हैं 10, 12, 15 साल तक, और फिर ये सब चला जाए तो आपकी या हमारी मानसिक स्थिति क्या रहेगी? शायद यही मानसिक स्थिति रतुदान जी की रही। सुन मुन हो गए, 4-5 साल तक ऐसे ही बैठे रहे। क्या करें, कुछ पता नहीं चलता था। सब लोग उनका ख्याल रखने लगे, ये सब करने लगे। फिर एक दिन उसके हाथ में एक कागज का टुकड़ा आया। उसमें उसने देखा और उसके माइंड में कुछ हिला। अरे ये तो मैंने कहीं पर सुना हुआ है, अरे ये तो मैंने कहीं पर पढ़ा हुआ है, ये तो क है, ये तो ख है,
और उनकी जो पुरानी स्मृतियां थी, 2 कक्षा तक पढ़े थे, वो स्मृतियां फिर जागृत हो गई, जागृत हो गई। और धीरे धीरे ऋतुदान जी ने वो पढ़ने की शुरुआत की अपने आप। 2 कक्षा तक पढ़े व्यक्ति 10 साल में टाइफाइड होता है, 15-18 साल में वो पढ़ने की शुरुआत करते हैं अपनी 2 कक्षा में पढ़ी हुई स्मृतियों के आधार पे। तो माता जी की कृपा से वो पढ़ना सीख गए, पढ़ना सीखे, साथ में वो बोलने भी लगे। ये क है तो क को और एक मात्रा लगाई जाए तो का होता है, और 2 का मिला के काका होता है। तो धीरे धीरे बोलने की प्रैक्टिस बढ़ी और पढ़ने की प्रैक्टिस बढ़ी, और पढ़ने के साथ साथ उनकी लिखने की प्रैक्टिस बढ़ी। धीरे धीरे गुजराती सब पढ़ने लगे, फिर पढ़ते पढ़ते फिर लिखने भी लगे कि चलो ये लिखते, ऐसा सब कुछ। मेरे पिताजी के पुराने मित्र मिलते हैं कभी कभी, या आसपास के हमारे धुनाना गांव के आसपास के जो भी लोग मिलते हैं, वो मुझे कहते हैं, प्रद्युमन खाचर, डॉक्टर प्रद्युमन खाचर ने बहुत अच्छी कमेंट की है कि आदरणीय ऋतुदान जी ने बोलने सुनने वालों से ज़्यादा और बहुत अच्छा काम किया है। सही बात है प्रद्युमन जी खाचर साहब, इतिहासविद है हमारे यहाँ सौराष्ट्र के प्रद्युमन खाचर। आभार नारायण सिंह जी तोलेसर जी। तो वो पढ़ने लगे, फिर लिखने की प्रैक्टिस की और लिखने भी लगे, और इस तरह से 20 साल की उम्र में पढ़ना और लिखना उनका ठीक तरह से अच्छा हो गया। वो क्रांतिकारी विचार के थे। दयानंद सरस्वती को उन्होंने पढ़ा, सत्यार्थ प्रकाश को उन्होंने आत्मसात किया, विवेकानंद जी को उन्होंने पढ़ा, उनके विचारों में क्रांति थी। एक दिन उनके घर में कहीं से वो चारण साहित्य की जो पांडुलिपियाँ थी, हस्त, सुमित्रा बेन जी, जय माता जी, हस्तलिखित जो हस्तप्रत थी वो मिली। देखा ये क्या है, पढ़ना तो आता नहीं था। उसमें जो कुछ पेंटिंग बनाया हुआ होता है, चित्र जिसे हम कहते, वो था, तो वो देखते थे, रख देते थे। ऐसे करके धीरे धीरे गुजराती के साथ वो अपने आप गुजराती पढ़ना सीखे, अपने आप गुजराती लिखना सीखे। वैसे ही अपने आप ये चारण साहित्य की पांडुलिपियाँ वो पढ़ना सीखे अपने आप। हाँ, प्रोत्साहन उनको जरूर मिला है, उनके परिवार का मिला, और सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन गुजराती पढ़ने लिखने का उनको मिला हो तो ये पथुदान जी जो मैंने बताया, वो पथुदान जी उनके चाचा थे, लेकिन उनके पथुदान जी के जो वाइफ थे वीरबाई माँ, वो मौसी भी लगते थे। तो मौसी ने उनको ये पढ़ना और लिखने की प्रेरणा दी थी, तो उनके साथ बहुत अच्छी बनती थी। एक और बात मैं आपको आगे बताता हूँ। तो ये सीखा, फिर तो क्या हो, ऋतुदान जी कहानियाँ लिखने लगे। ऋतुदान जी सुबह में अपने खेत में जाते थे, खेती का काम करते थे, दोपहर तक सुन तो सकते नहीं थे, बोल तो बहुत कम बोल सकते थे। तो वो क्या करते थे, काम करते करते अपने माइंड में कहानी का प्लॉट सेट करते थे, और दोपहर को जब खाना आता था तो वो खाना खाने के बाद जब सब लोग पेड़ के नीचे सो जाते थे, तब ऋतुदान जी सोते नहीं थे। वो जो प्लॉट उसके मन में था, वो प्लॉट वो कहानियों के रूप में लिखते थे। तब उनकी कहानियाँ गुजरात के प्रसिद्ध सामायिकों में आती थी, चारण इत्यादि में। एक दिन मेरे पिताजी ने मुझे बताया था, वो बोलते थे मेरे माता जी के साथ मेरा बहुत ज़्यादा लगाव था। आजकल के यंगस्टर ये जान ले
रतुदान जी रोहड़िया रोज रात को अपनी माता जी के पैर दबाते थे, रोज रात को अपनी माता जी के पैर दबाते थे। माँ बेटे में बहुत बनती थी। एक दिन पता नहीं क्या हुआ, कोई भी कारण हो, कुछ लगा हो, जो भी हो, उन्होंने रात को पैर दबाते दबाते अपनी माँ से पूछा, माँ मनहर बेन आपका स्वागत है। मेरे चाचा जी की बेटी बगूभाई रोहड़िया की बेटी मनहर बा भी जुड़ी हुई है। पैर दबाते दबाते उसने पूछा, माँ मैं साधु होना चाहता हूं। माताजी जो बिस्तर पे सोई हुई थी खड़ी हो गई और गुस्से हो गई, बोली, जब तक मैं जिंदा हूं तू साधु होने की बात मत करना। जब तक मैं हूं तू साधु नहीं बनेगा। मैं नहीं हूं फिर बाद में तुझे जो भी करना है करना। और फिर दोनों आपस में लिपट के खूब रोए थे। फिर तो वो बात चलेगी साधु बनने की। और फिर यहाँ पर यूनिवर्सिटी जुड़ जाती है। यूनिवर्सिटी डॉलर राय माकड़ जी ने कहा कि 4 राजवंश का इतिहास फिर से लिखना चाहिए और उस इतिहास में चारण साहित्य का क्या योगदान हो सकता है, ये लिख के रतुदान जी ने वहाँ पर भेजा। मैं यहाँ पर एक और बात अपने परिवार से जुड़ी हुई कहना चाहता हूँ। मेरे परिवार से जुड़ी हुई थोड़ी बातें आती रहेंगी, लेकिन आपको मज़ा आएगा। डॉलर राय माकड़ जब धुनाना गांव पधारे थे रतुदान जी रोहड़िया को सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में लाने के लिए, तब मेरे चाचा जी, दूसरे नंबर के चाचा भगूभाई रोहड़िया के वहाँ बेटी का जन्म हुआ था और उसका नाम डॉलर रखा गया। वो इसी डॉलर राय माकड़ की स्मृति में वो पधारे, उसी दिन डॉलर भाई का जन्म हुआ था, इसलिए इसका नाम डॉलर रखा गया। और डॉलर भाई आज अच्छे कवि है और सूरत में मामलतदार है। फिर तो मैंने आपको पहले बताया, डॉलर राय माकड़ वो सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में रतुदान जी को ले आए और फिर काम शुरू हुआ। आप मुझे बताइए, विश्व में ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है जहां पर 2 कक्षा तक पढ़े किसी इंसान के लिए कोई स्पेशल पोस्ट बनाई जाए? नहीं है, मैंने तो अभी तक नहीं सुना है। लेकिन माताजी की कृपा से सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में रतुदान जी रोहड़िया के लिए 2 कक्षा तक पढ़े इस इंसान के लिए सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में हस्तप्रत निरीक्षक की पोस्ट बनाई गई और उसमें रतुदान जी रोहड़िया की नियुक्ति की गई। फिर तो हस्तप्रत आती गई, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि एक कम सुनने वाला आदमी, बिल्कुल नहीं सुनने वाला आदमी, कम बोलने वाला आदमी, उन्होंने पूरे भारतवर्ष में कितनी कठिनाइयों के साथ काम किया होगा, कितनी कठिनाइयों के साथ पूरे भारतवर्ष में घूमे होंगे, अनजान लोगों के पास जाके अपनी बात रखी होगी, उनको विश्वास में लाना। कहीं पे मान मिला होगा, कहीं पे अपमान हुआ है, लेकिन चारण साहित्य को अपनी साधना मानते हुए रतुदान जी ने ना तो सम्मान की कदर की चिंता की और ना अपमान की चिंता की। बस सिर्फ चारण साहित्य की ये पांडुलिपियां यहाँ पर इकट्ठी हो, ऐसा उनका एक साधना रही। लोगों को समझाते थे कि ये जो पांडुलिपियां आपके यहाँ है, ये पांडुलिपियां आपके यहाँ इससे ही बिगड़ जाएगी, फट जाएगी, सड़ जाएगी। इससे अच्छा है कि आप सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में दे, तो आने वाली जो पीढ़ियां है वो पीढ़ियां इस पर काम करेगी। तो हमारे जो पूर्वज है, आपके जो पूर्वज है, उनका कुछ काम आएगा। वो दीपक की तरह भविष्य में
सब लोगों के सामने आएंगे। कई लोगों ने पूरे उदार दिल से वो पांडुलिपियां दी, तो कई लोगों ने मना भी किया, तो कई लोगों को थोड़े से पैसे देकर भी वो पांडुलिपियां खरीद कर भी रतुदान जी ले आए। कुल्ली की तरह, रेलवे स्टेशन पे जो कुल्ली होते हैं, वो कुल्ली की तरह अपने दोनों कंधों पे ये हस्तप्रतों के वो बड़े बड़े थैले उठा के, तब तो इतने ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं थी, ना तो कोई फोन की सुविधा थी। मैं ये बात कर रहा हूँ 1970 बाद की। उस समय आप सोच सकते हैं कि कितनी कठिनाइयों के बीच में रतुदान जी ने ये काम किया है। अगर हमें अभी ये काम करना हो, तब भी हम सोचते हैं कि करें या ना करें, तब रतुदान जी ने कुछ सोचा नहीं और बस थैला लेकर निकल पड़ते थे चारण साहित्य की शोध में। और शायद वो थैला लेकर निकल पड़ते थे, इसी वजह से आज सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में चारण साहित्य का इतना बड़ा भंडार पर खड़ा है। आठ दिन, 10 दिन, 15 दिन का प्रवास, महीने का प्रवास, 1.5 महीने का प्रवास करके आते थे। 1.5 महीने तक घर नहीं आते थे। तब मैं छोटा था। मेरी माताजी, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरी माताजी हिंद की हेलन केलन के समान है। ये मेरी माताजी है, ये मेरी धर्म पत्नी जी है, ये मेरा बेटा है धार्मिक। तो माताजी बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती और देख भी नहीं सकती जन्म से ही। तो आप सोच सकते हैं कि माताजी, मैं छोटा था, मेरे पिताजी महीना 1.5 महीना तक संशोधन में बाहर रहे, तो रही होगी। लेकिन रतुदान जी ने कभी चिंता नहीं की है। और सिर्फ चारण साहित्य की। मुझे अंबादान जी ने एक किस्सा सुनाया था। अंबादान जी रोहड़िया और रतुदान जी एक जगह पे चारण साहित्य के हस्तप्रत संशोधन के लिए गए थे। तो वहां पर कोई एक मंदिर था, तो अंबादान जी ने कहा कि चाचा जी चलो चलते हैं, कुछ दर्शन करके आते हैं। तब रतुदान जी ने कहा था कि मेरे लिए तो चारण साहित्य की हस्तप्रत ही मंदिर है और उसमें जो सर्जक है वही मेरे लिए देवी और देवता है। ओम प्रकाश चारण साहब जी, शुक्रिया। तो आप समझ सकते हैं इस बात से कि वो मंदिर तक जाना मुनासिब नहीं समझते थे जब तक वो चारण साहित्य की सेवा करते थे, उनका काम करते थे। तो इतना बड़ा प्रवास करके आते थे। तो आप समझ सकते हैं कि अकेला व्यक्ति कितनी कठिनाइयां, कितनी परेशानियां रही होगी। उनको भी दिक्कतें हुई होगी, भूखे रहे होंगे, प्यासे रहे होंगे। मैं भी गया हूं तो मुझे भी मालूम है कि कई बार लोग हमें पानी का भी नहीं पूछते, चाय और खाने की बात तो बहुत दूर की है। लेकिन मैं छोटा था, मैं कहता था कि ये खाने का भी नहीं पूछ रहे, तब पिताजी कहते थे बेटा हमें हमारा काम करना है चारण साहित्य का, खाने पीने का तो हम शाम को जहाँ पर ठहरे वहाँ पर जाके खा लेंगे, कोई परेशान मत हो। तो ये सब होता था। रतुदान जी रोहड़िया 1975 में दिसंबर में या 1976 जनवरी में भाद्रेश पधारे हुए थे और शिवदान जी चारण जो वल्लभ विद्यानगर सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरियन थे, वो ईश्वरदास जी महाराज को पीएचडी कर रहे थे। उनकी मदद के लिए, शोध के लिए वो मेरा जन्म हुआ, कलाक थे तब मेरा जन्म हुआ था। और मेरे जन्म का समाचार भाद्रेश में रतुदान जी को मिला, तो उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ ईश्वरदास जी का वंशज हूँ और ईश्वरदास जी महाराज का दर्शन करने के लिए पधारा हूँ।
तो मैं तीर्थ करने आया हूँ, तो मेरे बेटे का नाम तीर्थंकर। इस तरह से मेरा नाम तीर्थंकर रखा। 1 घंटा हो गया है, चालू रखूं? थोड़ी बात है तो बता दूं। समग्र भारत में ऐसे घूम घूम के ये पांडुलिपियां इकट्ठी की। 12,000 से भी ज्यादा पांडुलिपियां इकट्ठी की और उसमें 22,000 से भी ज्यादा कृतियां हैं। ये पूरे विश्व में अव्वल नंबर का साहित्य है। हाँ, दिक्कत में एक दिक्कत ये भी थी कि तब समाज के कुछ आगेवान जो थे, लीडर थे, उन्होंने ऐसा कुछ कहा था, कहते रहते थे कि ये रतुदान है, वो हमारी पांडुलिपियां लेने आ रहे हैं तो आप उनको मत देना। हमारे जो उस समय की पत्रिकाएं थी उसमें भी लिखा था कि ये पांडुलिपियां लेने आए तो आप मत देना। लेकिन बाद में उन्हें भी पता चला कि ये तो अच्छा कार्य हो रहा है, तो फिर उन्होंने भी कहा कि अब दीजिए। लेकिन उनका भी विरोध हुआ था। एक बार रतुदान जी पे हमारे समाज ने, लोगों ने केस भी किया था। और एक बात, रतुदान जी रोहड़िया धुनाना गांव के पहले सरपंच रहे। क्रांतिकारी विचार के थे, तो उनको शिक्षण की अहमियत पता थी, तो उन्होंने धुनाना गांव, जो कि अभी आज भी धुनाना गांव बहुत छोटा सा गांव है, एक ही बाप के परिवारजन वहाँ रहते हैं, ईश्वराणी के सिवा कोई और वहाँ पर नहीं है, ना तो और कोई जाति के लोग हैं, ना और कोई शाख के लोग हैं। तो वहाँ पर स्कूल शुरू करने के लिए उन्होंने तब के जो मुख्यमंत्री थे सौराष्ट्र के, छैल भाई ढेबर भाई, उनको विनती की कि हमारे गांव में एक स्कूल करनी है। लेकिन ढेबर भाई ने मना कर दी कि आपका छोटा सा गांव है, आपके गांव में स्कूल नहीं हो सकती। रतुदान जी तब सरपंच थे। तब रतुदान जी ने जवाहरलाल नेहरू वड़ा प्रधान थे, उनको एक पत्र लिखा कि हमारे गांव में हमें स्कूल करनी है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री हमें स्कूल की मंजूरी नहीं दे रहे हैं। शुक्रिया नारायण सिंह जी तोलेसर, ठीक है, मैं पूरी बात करता हूं। इंद्रदान जी शुक्रिया, विवेक टांक जी शुक्रिया। जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखा कि हमारे गांव में हमें स्कूल करनी है, हमारे छोटे छोटे बच्चे को पढ़ने के लिए हमारे यहाँ से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहाँ तक बच्चों को जाना पड़ता है, तो हम हमारे गांव में स्कूल शुरू करना चाहते हैं और हमारे मुख्यमंत्री हमें स्कूल नहीं दे रहे हैं। ऐसे सरपंच के रूप में उन्होंने एक पत्र लिखा। और आपको आश्चर्य होगा कि जवाहरलाल नेहरू ने वहाँ से ढेबर भाई को खत लिख के कहा कि आप धुनाना गांव में स्कूल बनवाने की मंजूरी दे, स्कूल चालू करवाए। और रतुदान जी ने अपने हिस्से की जो जमीन थी उसमें ये स्कूल बनवाई। आज भी वो स्कूल है। इस छोटा सा गांव है, 125 से 150 की बस्ती आज है, तो तब तो इससे भी कम होगी ना, लेकिन है। और रतुदान जी की ही वजह से ये धुनाना गांव आज भी एक अलग ग्राम पंचायत है, अलग ग्राम पंचायत है। तो हम बात कर रहे थे, लोगों ने मना की कि आप ये जो पांडुलिपियां है ये मत दे। फिर उन लोग देते गए और उनको भी विश्वास आया कि नहीं, ये जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। रतुदान जी के सहयोग से कई लोगों ने अपना काम बनाया। रतुदान जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, आत्मकथा लिखी है, वो है मेरे पास। उसमें भी उन्होंने उल्लेख किया हुआ है कि किन किन ने उनका लाभ लिया हुआ है। तो मैंने बोला एक दिन, पिताजी ये जो आपका फायदा उठा रहे हैं ये लोग, कुछ लोग, या उठाया हुआ है, तो क्यों आप कुछ बोलते नहीं है? तब उन्होंने कहा था कि इसी वजह से भी अगर चारण साहित्य की
पुस्तकें प्रकाशित होती है तो उसको फ़ायदा उठाने दो। इतना बड़ा दिल था। रतुदान जी जैन साहित्य जानते थे, लोक साहित्य, चारण साहित्य, गुजरात साहित्य और इतिहास के भी विद्वान थे। युवराज जय माता जी। विठल भाई निमावत जुड़े हुए हैं, जो मेरे रतुदान जी को जब टीबी हुआ था तो ये विठल भाई निमावत केशोद टीबी हॉस्पिटल में उनके साथ उनकी सेवा में लगे हुए थे, वो भी जुड़े हुए हैं। तो ये सब इतिहास, लोक साहित्य, चारणी साहित्य, गुजराती साहित्य, जैन साहित्य, इनके ये विद्वान थे रतुदान जी। आज तो कितना बड़ा कलयुग है। ऐसा कलयुग है कि एक बाप अपनी बेटी पर बुरी नजर करता है। ऐसा कलयुग है। मैं आपको एक इसी संदर्भ में, मेरी माताजी सुन नहीं सकती, तो यहाँ पर जो बेटियां पढ़ने आती थी वो हमारे यहाँ मकान में किराए पे रहती थी और माताजी को इससे अच्छा रहता था, काम में भी मददरूप होती थी और बेटियों को यहाँ पर सेफ फीलिंग होती थी। इसमें एक बार पाटीदार की एक बेटी गीता यहाँ पर रहने आई। 2 साल तक वो यहाँ पर रही। रतुदान जी और माताजी, मेरे पिताजी और माताजी के साथ इतना उनका लगाव हो गया कि बात ही मत पूछिए। 2 साल की पढ़ाई के बाद गीता अपने गांव चली गई। उनके माँ बाप तो थे नहीं, उनके बड़े पापा जी सब थे, उनके चाचा जी उनके साथ वो रहते थे मोरबी डिस्ट्रिक्ट में। तो वहां से एक दिन खत आया, बा और बापू मुझे आपके बिना अच्छा नहीं लग रहा, आपकी याद ये खत पढ़ के मेरी माताजी और पिताजी दोनों गीता के गांव गए। गीता जी के बड़े पापा, उनके हमारे यहाँ मोटा बापू बोलते हैं, मोटा बापू से मिले और कहा कि मुझे आज से गीता मेरी बेटी है, मैं इन्हें पढ़ाऊँगा, इनको जॉब में भी लगाऊंगा और इनकी शादी भी पाटीदार समाज में ही करवाऊंगा। उनके मोटा बापू भी बड़े दिलवाले थे। ये तो कौन अपनी बेटी देता है। कहा ठीक है, आज से गीता आपकी बेटी। कानून तौर पर नहीं, लेकिन हृदय के तौर पर, दिल के तौर से गीता रतुदान जी की बेटी हो गई। उस दिन से, पहले तो थे ही, लेकिन उस दिन से उनकी बेटी हो गई। फिर तो गीता यहाँ पर आई, यहाँ पर रुकी, हमारे साथ ही मेरी बहन बन के, पिताजी की बेटी बन के, माताजी की खास सखी बन के। उनको पढ़ाया, उनको जॉब पर भी लगाया और उनकी शादी पाटीदार समाज में ही कर दी। वो अभी यहीं पे है और हमारा आना जाना चालू है। तो आप बताइए, आज के इस कलयुग में ऐसा आपको कहाँ दिखने को मिलेगा। ये रतुदान जी की उदारता थी या उनका हमारा सबका ऋणानुबंध था, पता नहीं। पद्मश्री दुला काक
उनकी जो प्रकाशित पुस्तक की थी उसमें भी रतुदान जी ने जहाँ पर भी कमियां रह गई थी वो सुधार दी। और हमारे राष्ट्रीय शायर जयवर्धन मेघाणी के पुस्तकों में भी जहाँ पर भी चारण साहित्य संदर्भ में कुछ कमियां थी वो तखतदान जी रोहड़िया और रतुदान जी रोहड़िया ने मिलके वो कमियां शोध के वो अच्छी से कर दी। रतुदान जी ने 1300 से अधिक लेख लिखे और उसमें से महत्तम चारण साहित्य विषय थे। और वो लेख उर्मी नवरचना, चारण बंधु जो उस समय के सामायिक थी उसमें वो लेख छपते थे। उसमें रतुदान जी ने लिखी हुई कहानियां छपती थी। रतुदान जी ने 2 सामायिक का तंत्री पद भी संभाला था, सरस्वती पुत्र और देवी पुत्र। अभी सुमित्रा बेन जोड़ी हुई है। सुमित्रा बेन की नाना जी खेत सिंह जी मिश्र। रतुदान जी के 3 मानस गुरु थे, शंभुदान जी अयाची, खेत सिंह जी मिशन और माधव सिंह जी बारठ हजनाड़ी के। ये दोनों रतुदान जी के मानस गुरु थे। रतुदान जी जगह जगह पर उनका उल्लेख करते कहते थे कि मेरे मानस गुरु है, उन्होंने मुझे लिखना सिखाया, चारण साहित्य में अपनी उंगली पकड़ के चलना सिखाया था। रतुदान जी ने चारणी साहित्य पर पीएचडी करने वाले 25 से भी ज़्यादा विद्यार्थियों को मदद की है। उनका मार्गदर्शन शुक्रिया धन गढ़वी साहब और 30 के करीब एमफिल के जो स्टूडेंट थे उनको भी चारण साहित्य के जो उनकी थीसिस है उसमें मदद की है, उसका मार्गदर्शन किया है। ये तो गुजरात के थे, लेकिन फॉरेन के जो 5 संशोधक, फ्रांस के फ्रांकोआ मालिजो, जर्मनी के हेलन बसु, अमेरिका के अलेक्जेंडर, ऐसे फॉरेन के 5 संशोधक जो चारण साहित्य पे काम करना चाहते थे उनका मार्गदर्शन भी रतुदान जी रोहड़िया ने किया हुआ मार्गदर्शन लेते थे। और रतुदान जी बिना किसी अहोभाव से या मैं कुछ बड़ा हूँ या लोगों को मेरी ज़रूरत है, ऐसे किसी भी भाव के बिना पूरे निखालसता से, निर्मलता से इन सबको अपनी जो भी मदद हो वो करते थे। कई अध्यापकों ने, कई संशोधकों ने, कई विद्यार्थियों ने चारण साहित्य हस्तप्रत भंडार और रतुदान रोहड़िया की मदद ली है और उनके मदद से या जो भी अपना एक कैरियर ओरिएंटेड काम था वो करके आज वो सब में से महत्तम लोग एक अच्छी पोजीशन पर है। हरेश्वर सिंह जी, जय माता जी, फिर राघवदान जी इसरानी, जय माता जी, में बीच बीच में जो भी कमेंट आ रहे हैं उनको सबको जोड़ने का एक अच्छा लगे। गुजरात के जाने माने गुजराती भाषा के विद्वान महामहोपाध्याय केशवराम काशीराम शास्त्री जी, जिनको हम यहाँ केका शास्त्री जी बोलते हैं, वो केका शास्त्री साहब, जहाँ यहाँ गुजरात में उनका नाम पूरे आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है, वो केका शास्त्री जी चारण साहित्य के बारे में जानने के लिए हमारे घर यहाँ पर 8 दिन रुके थे। मेरी माता जी को अपनी बेटी बनाया था और 8 दिन रुक के चारण साहित्य का ज्ञान प्राप्त किया था। हितेंद्र भाई, जय माता जी। तो इतना बड़ा कार्य रतुदान जी का है। रतुदान जी
धीरे धीरे पढ़ना लिखना सीखे गुजराती में, फिर पांडुलिपियाँ पढ़ना लिखना सीखे, और उसके बाद हमारे यहाँ जो शिलालेख होते हैं गुजरात में उसको पारिया बोलते हैं, वो शिलालेख भी वो पढ़ना जानते थे, सीख गए थे अपने आप। कितनी माताजी की कृपा, उनके कान और उनकी जीभ माताजी ने ले ली, लेकिन उसके बदले में कितना बड़ा उनके हाथ से कार्य करवाने का उनको कार्य। रतुदान जी का सम्मान शताधिक बार हुआ है। कई सम्मान, चारण समाज, क्षत्रिय समाज, पाटीदार समाज, बारोट समाज इत्यादि ने उनका सम्मान किया है। राजकोट रत्न अवार्ड से सम्मानित हुए हैं। गुजरात सरकार द्वारा अनेक बार उनका सम्मान हुआ है। मोरारी बापू द्वारा प्रेरित अवार्ड से भी सम्मानित हुए हैं। और गुजरात का लोक कला क्षेत्र का जो सर्वोच्च अवार्ड है झवेरचंद मेघाणी अवार्ड, वो भी रतुदान जी रोहड़िया को प्राप्त हुआ है। मयूर भाई, जय माता जी। रतुदान जी की 15 से अधिक परोक्ष रूप में चारणी साहित्य की टोक रेडियो पर प्रसारित हुई है। परोक्ष रूप में, प्रत्यक्ष वो बोल नहीं सकते थे, इसीलिए लिख के देते थे और फिर रेडियो में जो उद्घोषक होते थे वो बोलते थे। रेडियो पर उनकी परोक्ष रूप में मुलाकात भी आ गई है, ऑल इंडिया रेडियो राजकोट और अहमदाबाद से। गुजरात सरकार द्वारा, गुजरात सरकार का जो माहिती विभाग है उसने भी रतुदान जी रोहड़िया पर एक डॉक्यूमेंट्री बनवाई है। वीएस गढ़वी साहब का, उसके लिए मैं आभारी हूँ। दूरदर्शन अहमदाबाद और राजकोट ने भी रतुदान जी रोहड़िया की मुलाकात ली और उनका प्रसारण अनेक बार किया। किरण कुमार जी, जय माता जी। ये तो मैंने रतुदान जी रोहड़िया का परिचय दिया। अब रतुदान जी रोहड़िया ने पुस्तकें जो लिखी उनकी बात करें। रतुदान जी रोहड़िया ने 50 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित की है। 50 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित की हुई है। उसमें से जो चारण साहित्य विषय उनकी पुस्तकें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। चारण साहित्य प्रदीप भाग 1 में उनकी एक बात बताता हूँ। रतुदान जी और 4 भाइयों में प्रदीप भाई, सबसे पहले शादी जेठीदान जी की हुई थी, तो उनके वहाँ प्रदीप भाई का जन्म हुआ, तो एक ही बेटा था। 4 भाई सबके प्यारे हैं, तो इसीलिए रतुदान जी ने ये प्रदीप भाई का नाम इसके साथ जोड़कर जो पांडुलिपियों की जो सूची बनाई हुई उस पुस्तक का नाम रखा चारणी साहित्य प्रदीप। ये एक पुस्तक, इसके 2 भाग, एक ईश्वरलाल दवे उनके साथ जुड़े थे और दूसरे में डॉक्टर बलवंत जानी इसके साथ जुड़े हुए थे। रतुदान जी रोहड़िया ने पहला पुस्तक लिखा जगदम्बा जेतबाई। और मैं एक बात आपको बताता हूँ, ये मेरा बेटा धार्मिक, इसका नाम रतुदान जी ने ढोला रखा है। वो ढोला कह के बुलाते थे। क्यों पता है? इसका ननियाल मेहड़ू में है और लूणपाड़ मेहड़ू ने ढोला मारू की जो कथा लिखी वो जूनागढ़ के रा नवघण जो राजा थे उनको सुनाई थी, और रा नवघण ने सुन के बहुत खुश हुए और अपना पूरा जूनागढ़ राज्य और 1 करोड़ रुपया लूणपाड़ मेहड़ू जी को दिया था।
लूणपाल मेड़ू जी ने कहा, राज चलाना हमारा काम नहीं है, मेरा काम तो कलम चलाना है। ये आपका दिया हुआ राज, ये सब मैं अपने माथे पे चढ़ा के आपको फिर से दे देता हूं। और उस ढोला मारू की कथा का गुजराती में अनुवाद रतुदान जी ने किया और इसीलिए उन्होंने सोचा कि चलो मेरे पोते का नाम मैं ढोला रखूं। हितेंद्र भाई ने भी लिखा है, कमेंट की है कि ढोला मारू का अद्भुत संशोधन कार्य रतुदान जी के आभारी है, तो इसीलिए उसने अपने पोते का नाम ढोला रखा है। हम सब इसको प्यार से ढोला के बुलाते हैं। तो मैं बात कर रहा था रतुदान जी रोहड़िया की पुस्तकों के बारे में। जगदम्बा जेठबाई उसका प्रथम पुस्तक था, चाणी साहित्य प्रदीप भाग 1 और 2। रतुदान जी ने अगर कोई पुस्तकें ना लिखी होती, सिर्फ 3 पुस्तकें लिखी होती और ये चारण साहित्य का पांडुलिपियाँ इकट्ठी की होती, तो भी इतना ही मान सम्मान होता जितना ये सारे पुस्तक को लिखने के बावजूद भी है। ये पांडुलिपियाँ इकट्ठी करना एक काम, दूसरा ये चारण साहित्य प्रदीप भाग 1 और 2 ये पुस्तकें, और तीसरी पुस्तक गुजरातना चारणी साहित्य इतिहास, ये 3 पुस्तकें ही रतुदान जी की महत्ता को बताने के लिए काफ़ी है। जगदम्बा जेठबाई ये उसकी प्रथम पुस्तिका थी। फिर ये पुस्तिका मुझे याद है जलाराम दीप या खोड़ल दीप नाम का एक सामयिक आता था, उसके साथ ये पुस्तक फ्री में दी गई थी 1971 में। फिर और पुस्तक है साईं जी झूलाकृत, रुक्मिणी हरण, जो अंबादान जी उनके सहयोगी रहे थे। चारणी साहित्य में चरोतर के पाटीदार, उसमें मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। निंदा स्तुति ईश्वरदास जी रोहड़िया कृत, उसमें मैं जुड़ा हुआ हूँ। फूल रसड़ा कृत, वखत बुलंद, भावनगर महाराजा वखत सिंह जी के बारे में बताते ये ऐतिहासिक पुस्तक, इसमें मैं और डॉक्टर बलवंत जानी जुड़े हुए हैं इनके साथ। वखत बुलंद रतुदान जी रोहड़िया की अंतिम पुस्तक है प्रकाशित। लांगीदास मेड़ुकृत सत स्मरण, ये अंबादान जी रोहड़िया उनके साथ जुड़े थे इस पुस्तक में। रणमल मोतीसर कृत लिम्बड़ीनी जमार, इसमें प्रभाशंकर तेरैया, डॉक्टर प्रभाशंकर तेरैया उनके साथ जुड़े हुए थे। मैं बात बताना चाहता हूँ, इसमें गुण निंदा स्तुति रूपक हिंदी में जो आवृत्ति हुई उसके बारे में, चारण और क्षत्रिय का क्या संबंध है, इसके साथ साथ ज्ञानी चारण हो तो क्षत्रिय क्या करता है। जसवंत सिंह जी हमारे भूतपूर्व फाइनेंस मिनिस्टर और बाड़मेर राजवंश के साथ जुड़े हुए हैं। ईश्वरदास जी को बहुत मानते हैं। उन्होंने एक बार सोचा कि ईश्वरदास जी महाराज के पुस्तकों को प्रकाशित किया जाए हिंदी में और एक ट्रस्ट बनाया जाए, और इसके बारे में उन्होंने कच्छ के सांसद पुष्पदान जी अयाची से भी बात की। पुष्पदान जी ने बताया कि इसके बारे में तो ऑथेंटिक अगर कोई पर्सनालिटी है तो वो है रतुदान जी रोहड़िया। जसवंत सिंह जी ने कहा, अच्छा ऐसी बात है तो आप ऐसा कीजिए, अभी तो मैं यहाँ पे थोड़ा काम में हूँ तो नहीं आ सकता, अगर हो सके तो रतुदान जी को मेरी ओर से विनती करके यहाँ ले आए। पुष्पदान जी मेरे पिताजी को यहाँ से दिल्ली ले गए और विधानसभा में गए, तब संसद चालू था, तो बाहर से एक चिट्ठी लिख के भिजवाई। जसवंत सिंह जी रतुदान जी रोहड़िया पधार चुके हैं। ये चिट्ठी पढ़ के तब के केंद्रीय फाइनेंस मिनिस्टर जसवंत सिंह जी अपनी संसद बीच में ही छोड़ के बाहर आ गए, और जहाँ से भी रतुदान जी रोहड़िया को देखा वहाँ से अपने पैर में जो जूती थी वो निकाल दी और सामने से खुले पग दौड़ के उनसे मिले और जाके उनको नमन किया। हाथ नहीं मिलाया, नमन किया, उनके पैर छुए कि आप तो ईश्वरदास जी के वंशज है। ये है एक क्षत्रियत्व और ये है
एक ज्ञानवान व्यक्ति का सम्मान। तो ये जसवंत सिंह जी ने ट्रस्ट बनाया, उसमें एक हरिरस वगैरह हिंदी में पुस्तक प्रकाशित की, उसमें गुण निंदा स्तुति रूपक प्रकाशित की हिंदी में, उसमें सोहनदान जी चारण, अंबादान जी रोहड़िया, जसवंत सिंह जी, शुभकरण देवल जी, ये सब उसके साथ जुड़े हुए इस पुस्तक में। आ रहा हूँ अरविंद भाई, आ रहा हूँ। फिर साजन सांबरिया नामक पुस्तक भी लिखी, जो चारण शैली की कथाएं हैं, इनका ये पुस्तक है, वो भी ऋतुदान जी ने लिखा। फिर एक पुस्तक लिखा राव जी पर, बारोट परंपरा पर, वैवंचा बारोट परिचय प्रदान, ये डॉक्टर बलवंत जानी ने इसमें सहयोग दिया था, तो उनके साथ जुड़ के ये लिखी। फिर एक सुअर सावजरी बात, ये डॉक्टर प्रभाशंकर तेरिया के साथ सहयोगी बनके ये पुस्तक लिखी। मावल वरसड़ा कृत विप्र वड़ावर, जिसको हम चारणी सुदामा चरित्र भी कह सकते हैं, ये डॉक्टर बलवंत जानी इसके साथ जुड़े हुए थे इस पुस्तक के प्रकाशन में। चारणी साहित्य के लेखों का एक संग्रह चारण आपण कालजय साहित्य नामक पुस्तक में प्रकाशित हुई है। हीराकणी नामक एक पुस्तक प्रकाशित हुई, उसमें भी चारण साहित्य के लेख है। लांगीदास मेड़ुकृत ओखाहरण, ईश्वरलाल दवे इसमें सहयोगी रहे उनके साथ। हरदास मिश्रणकृत सभा पर्व, इसमें डॉक्टर अंबादान जी रोहड़िया इनके सहयोगी रहे। दौलतदान बाटीकृत दानव लीला मृत, यहाँ पर एक दान महाराज काठी दरबार में हुए बहुत बड़े संत भक्त हुए, उनकी जो कृति है उनका भावानुवाद किया हुआ है। चारणी साहित्य सौंदर्य और सत्व, ये चारणी साहित्य विषयक पुस्तक उपलब्ध है। और सबसे बड़ी पुस्तक एक और चरोतरना चारण कवियों, और अंत में सबसे बड़ी पुस्तक गुजरातना चारणी साहित्य इतिहास। इतनी पुस्तकें चारण साहित्य की ऋतुदान जी ने दी हुई है। इसके सिवा जैन साहित्य की बुढ़ेश्वर बावनी पुस्तक दी, कड़वा पटेलनो इतिहास नामक एक इतिहास की पुस्तक दी, लाखेणी, जोबन जूत चढ़े, रतन सवाया लाख, छे कोई दातार, रत्नाकरनी छोड़ इत्यादि लोक साहित्य की लोक कथाओं की पुस्तकें भी ऋतुदान ने दी। इस तरह से 50 से ज़्यादा ऋतुदान जी ने पुस्तकें दी, और उसमें से ज़्यादातर चारण साहित्य की पुस्तकें दी। दिसंबर में सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी, गुजराती अध्यापक संघ और गुजरात साहित्य परिषद अकादमी ने मिलकर ऋतुदान जी रोहड़िया व्यक्तित्व और वांग्मय विषय पर एक सेमिनार किया था। और सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी अध्यापक संघ का एक सामायिक आता है सम्मित, वो 2009 का ऋतुदान जी रोहड़िया विशेषांक के रूप में प्रकाशित किया गया था। अनेक चारण साहित्य और लोक साहित्य विषयक सेमिनार में ऋतुदान जी ने अपना रिसर्च आर्टिकल प्रेजेंट किया हुआ है। ऋतुदान जी 16 फरवरी 2008 को अपना ये अक्षर देह छोड़ के चारण साहित्य की साधना करते करते स्वर्गवासी हो गए। तो ये थे ऋतुदान जी रोहड़िया, और ये थी सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी की चारण साहित्य विभाग। चारण साहित्य विभाग और ऋतुदान जी रोहड़िया एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। क्या आपको लगता है कि ऋतुदान जी रोहड़िया को पद्मश्री मिलना चाहिए? आपके विचार जरूर भेजें। इसके साथ मैं अपनी बात पूर्ण करता हूँ। चारण शक्ति वेबिनार वेबसाइट और श्री चारण विकास परिषद राजस्थान, इन दोनों ने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया, इस प्लेटफॉर्म पे आप सबके सामने आने का मौका दिया।
इसके लिए मैं इसके प्रति आभारी हूँ, धन्यवाद प्रकट करता हूँ। और जो लोग मुझे लाए हुए मुझे सुनने के लिए, उन सबके प्रति मैं धन्यवाद प्रकट करते हुए, सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात पूर्ण करता हूँ। जय माता जी।